आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा इस श्रृंखला देखने में और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। इसको पूरी तरह से कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि सभी एग्जाम के क्वेश्चन को आप आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर पाएँ। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस एनसीईआरटी श्रृंखला का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें ताकि आपका इस वीडियो को समझने में आपकी रुचि और भी बढ़ जाए। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो कौन कौन सा हो गया है। ये चैप्टर नंबर 3 है और आपका प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वीडियो को आप देख लें और इसके साथ इसका MCQ भी उपलब्ध है प्ले लिस्ट में, उसको भी आप देख लें ताकि आपके एग्जाम में और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये चैप्टर नंबर 1 है जो कि ये भी हो चुका है और इसके साथ इसका MCQ भी ऑलरेडी आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में डाला हुआ होगा चैनल का, तो आप उसमें देख लें। अब रही बात MCQ का थंबनेल कैसा है, तो कुछ ऐसा दिखेगा MCQ का थंबनेल। उसी पे लिखा होगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और इसका थ्योरी के बाद इसका भी MCQ आएगा चैप्टर नंबर 3 का। तो आप MCQ बिल्कुल बनाएं। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे लिंक दिया रहेगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो ये टॉपिक है आपका भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, न्यूनो का भोजन। एक लड़की है जिसका नाम न्यूनो है, तो इसने क्या सोचा है ऐसा, तो इसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज न्यूनो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी जिसमें से चावल था, स्क्वाश था, कद्दू था और बीन्स था और तो और गोश्त भी था। तो जब खाना खा रही थी तो इसमें रही बात ही कहाँ से आया, तो स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। मतलब वो जो बीन्स, कद्दू, स्क्वाश ये सब जो फसल था उसकी अपनी नानी ने घर के पिछवाड़े वाले थोड़ी सी ज़मीन पर एक छोटा सा बगीचा बनाया था, उसी में इस फसल को उगाया था। खाते खाते न्यूनो को पिछले दिनों की अपनी एक स्कूल की तरफ से की गई यात्रा मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। उसने स्कूल की तरफ से एक यात्रा की थी जिसमें मध्य प्रदेश का यात्रा था शामिल, वहाँ पर कुछ खाना खाई थी, उसी का उसको याद आ गया खाना खाने के बाद। तो ऐसा क्या याद आया, तो वो सोचने लगी कि वह कितना मसालेदार था, कहाँ का खाना स्पाइसी था। तो MP जो खाना खाई थी स्कूल की तरफ से वहाँ स्पाइसी उसको लगा, तो सोचने लगी कि ऐसा क्यों था। बस यही वाई वाला जो कंडीशन है, यही हम लोग को इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों मसालेदार था। तो विभिन्न प्रकार के भोजन कैसे कौन कौन सा पाया जाता है, तो भोजन के बारे में पहले जानते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन। तो आइए हम लोग देखते हैं, टॉपिक का जो हम लोग का नाम हो गया यहाँ से विभिन्न प्रकार का भोजन, ठीक है। तो इसमें देखिए विभिन्न प्रकार का भोजन में कौन कौन सा है। तो आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा, जो अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा है उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। जितने भी आजकल का भोजन है, तो जो हम फसल उगाते हैं हिस्सा उगाई गई फसल और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है कि कोई भी फसल को उगाने के लिए उस तरह से इन्वायरमेंट चाहिए, जलवायु चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि धान की जब खेती कीजिएगा तो धान की खेती में पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है किसके तुलना में, जबकि गेहूं और जौ की तुलना में पानी की आवश्यकता क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है किसमें, धान में।
और गेहूं और जौ में पानी क्या पड़ता है, कम पड़ता है। तो इसलिए धान को जब आप फसल उगाने जाइएगा तो उस समय पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर धान की फसल अच्छी होगी, और गेहूं जौ जहाँ उगाने जाइए जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं भी होगा तो अच्छा से फसल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग फसल उगाने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत, क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में उगाते हैं। अब किसान को पता होता है कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर धान अच्छे से होगा, तो किसान उसको क्या करते हैं कि जहाँ ज़्यादा पानी है वहीं पर किसान धान की खेती करेंगे, और जहाँ पानी कम है वहाँ पर किसान क्या करते हैं, गेहूँ या जौ का खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण आवश्यक होती है, यानी जो पशु होते हैं उनको भी अपने अनुकूल वातावरण चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। जैसा कि आप पहाड़ी के जो इलाके होते हैं वहाँ पर मवेशी का मतलब क्या होता है, तो मवेशी का मतलब होता है 4 पैर वाले जानवर, जिसमें से गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, है ना, ये सब मवेशी में आता है। जबकि बात करेंगे ये लोग के तुलना में ठंडे प्रदेश या पहाड़ी इलाके में इन लोगों के तुलना में अच्छे से कौन रह पाता है, तो भेड़ बकरी ये सब चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर सहजतापूर्वक उस क्षेत्र में सर्वाइव कर सकते हैं, भेड़ बकरी ये सब मवेशियों की तुलना में। इसका मतलब ये है कि जानवरों के लिए भी अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, यानी वातावरण चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि अध्याय 2 में आप पढ़े हैं, हमने आपको अध्याय 2 में पढ़ाया है कि स्त्री पुरुष ने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, यानी उत्पादन हमेशा नहीं किया, स्त्री और पुरुष भोजन का हमेशा उत्पादन नहीं किया। कभी कभी वो लोग जानवरों पे उपलब्ध रहते थे शिकार करके, तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर 2 में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 चीज़ें समझें। क्या क्या समझें? पहला बात आपको समझा दें यहीं पर। पहला बात आप ये समझे हैं कि अलग अलग फसल उगाने के लिए अलग अलग क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। विशेष करके बात करेंगे, किसान भी क्या करते हैं, विशेष फसल में विशेष क्षेत्र में फसल को उगाते हैं। पशुओं को लिए भी क्या चाहिए, अलग अलग जलवायु चाहिए। बस इतना ध्यान। तो नेक्स्ट में देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुआ होगा, देखते हैं। तो कह रहा है कि अध्याय 2 में हम पढ़े होंगे, दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया की जलवायु बदलती है, कभी ठंड कभी गर्मी कभी कुछ और। साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी समय वनस्पति में कोई और वनस्पति जैसे सालों भर आपको ईख नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इस सीजन के साथ साथ बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु में पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश में पशुओं के जानवरों को बढ़िया से सर्वाइव करके रखा जाता है ताकि उसको बाद में खाया जाए, तो जानवरों का ज़्यादा सेवन ठंडी अगर प्रदेश की बात करें वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। उस समय जब प्राचीन काल की बात समझेंगे तो लोग ये सोचने लगे कि खाने का सामान कहाँ कहाँ मिलेगा, उस हिसाब से वो लोग सोचने लगे वनस्पति कहाँ कहाँ मिलेगा। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, बीज कैसे अपनी ठंडल से टूटकर गिरते हैं, वो सोचने लगे कि कोई भी पेड़ का बीज जो होता है कैसे अपने ठंडल का मतलब होता है कि जिसमें वो बीज रहता है, मान लीजिए ये बीज उसके अंदर है, इस चीज को पूरे हम ठंडल बोलते हैं, इसी से बीज नीचे की तरफ गिरता है। तो एक कैसे गिरता है उसका उनको समझ होना जरूरी था। गिरे हुए बीजों का अंकुरण का मतलब उसको कैसे उपजाया जाए, और उनसे पौधे का निकलना धीरे धीरे। मान लीजिए एक बीज हमने डाल दिया एक मिट्टी में, इसका अंकुरण यानी धीरे धीरे पौधा बनना, फिर पौधे का उपजाना, इसका कैसे, तो धीरे धीरे सीखने लगे। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी। इसका मतलब जो ये पौधा आप बोए थे तो इसको क्या करेगा, इसको देखने के लिए देख रेख करने लगा। ऐसा क्यों, देख रेख क्यों, ताकि इसलिए कि जानवर और चिड़ियों से पौधों की सुरक्षा करना होगा, इसलिए ऐसा उन्होंने देख रेख करना चालू कर दिया।
ऐसा ही होते होते देखा गया ताकि वे ठीक ठाक से बढ़ सके पौधे, इसलिए उसको देख रेख करने लगे। और इसी में अगर आगे देखें तो वे ठीक ठाक से बढ़ सके इसलिए उसका देख रेख करने लगे पौधों को, उनके बीज पक सके इसलिए पौधों को देख रेख करे ताकि चिड़िया और जानवरों से बचा सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, यानी किसान बनने का परंपरा यही रहा कि पहले वो लोग क्या किए, जलवायु को समझें, जलवायु के हिसाब से फसल को समझे, फसल के हिसाब से वो जो बीज आता है वो कैसे आता है, ठंडल से निकल कर कैसे उसका धीरे धीरे वो पौधा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा, चारा का मतलब ये होता है कि जो जानवर खाते हैं जैसे घास पुआल ये सब, उसको चारा कहते हैं, रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाते होंगे। सिंपल सी बात है कि किसी भी जानवर को उसका चारा रख दीजिए, जैसे कोई गाय है, गाय के सामने आप हरा हरा घास को रखिए तो गाय आपके तरफ आने लगेगी। तो ऐसे रख कर वो लोग क्या करते होंगे, किसी भी जानवर को आकर्षित करते होंगे और धीरे धीरे उसको पालतू बनाते होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था, जो कि जंगली का पूर्वजों था। जंगली, सिंपल सी बात है, जो जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ता था, ठीक है। धीरे धीरे लोग फिर भेड़ को बनाए, फिर बकरी बना, फिर गाय, फिर सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। उत्साहित का मतलब उनको पालने लगे। ऐसे जानवरों के झुंड में रहते, ये सब जानवर हैं, गाय, कुत्ते, सुअर, बकरी, ये सब झुंड में रहते थे। ज्यादातर घास खाते थे, इसमें से बहुत सारे जानवर थे जो घास खाते थे। अक्सर अक्सर जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जंगली जानवर जो थे ये सब जानवरों पर आक्रमण करते थे, जिससे सुरक्षा उस समय के लोग करते थे। और इस तरह से धीरे 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 ये पशुपालक बन गए। कृषक कैसे बने, हम लोग जस्ट समझे थे कुछ देर पहले कि फसलों और बीजों का ये लोग ध्यान से समझा और उसके बाद एक कृषक बन गए, ठीक है। अब पशुपालक कैसे बने आप समझे, धीरे धीरे पशुओं को यानी जानवरों को लालच देना, खाने के लेके धीरे धीरे अपने पास रखना, उसको पालना पोसना, धीरे धीरे वो पालतू बन गए। बड़े बड़े जानवरों या जंगली जानवरों से अलग जानवरों को सुरक्षा देना, उस टाइप से करते करते ये लोग अंततः क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम बता सकती हो या बता सकते हैं आप कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ आपको बसने की प्रक्रिया। अब हम लोग क्या क्या बना लिए, सबसे पहली बात कृषक बन गया लोग उस समय का, पशुपालक बन गया। अब बसने की प्रक्रिया, अब रहेंगे कैसे, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। इसका मतलब जो लोग पौधे को उगा लेते थे प्लस में जानवर को पाल लेते थे, जानवर को पालतू बनाना, पालतू कर लेते थे, तो ऐसे लोगों को यानी ऐसे जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते थे, ऐसे जगहों को उसको बोलते बसने की प्रक्रिया। इसका मतलब वो लोग बसने लगे। सिंपल सी बात है कि आप जानवरों को जब पालतू बनाते हैं तो उसको कहाँ लेकर जाइएगा, जब पौधे किसी भूमि पर आप उगा लेते हैं, किसी भूमि पर पौधे को उगा लेते हैं तो आप इसको छोड़कर कहाँ जाइएगा। इसका मतलब आपका ये अस्थायी जीवन हो जाता है। ये अस्थायी जीवन की वजह से आपको कहते हैं कि आप उस जगह पर बस चुके हैं, ठीक है। तो इस बसने की प्रक्रिया में यही है कि पौधों को उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ये लोग जिस पौधों का खेती या जिस पौधों को उगाते थे वो लगभग जंगली पौधों से बहुत अलग होते थे। ये लोग जिस जानवरों को पालते थे वो जंगली जानवरों से अलग होते थे, भिन्न होते थे, यही बात कह रहा है। इसी की वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया के दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। लोग हमेशा यही सोचता था उस समय के लोग कि ऐसे जानवर को हम पाले जो बीमार बहुत कम होता हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को भी चुनते थे जिनमें बड़े दाने निकले, बड़े दाने वाले अनाज हो, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले, ठंडले का मतलब वही जो आप कहते हैं, ठंडले मतलब ताना,
अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। टहनिया जिसको कहते हैं, ठंडले, टहनिया या ताना, ये बहुत मजबूत मोदी, जो जैसे आम का जो पेड़ देखते हैं, आम का अगर टहनी कहीं कमजोर हो तो उस पर बहुत लादा हुआ आम क्या होगा, टहनी टूट जाएगा। तो वैसे ही वो लोग खेती करना चाहता, ऐसे पौधे को चुनते थे जिसका ठंडले क्या हो, बहुत भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए फिर उसकी सुरक्षित, यानी मान लीजिए कोई पौधा है, पौधा का बीज को अगर यूज आप कर लिए तो फिर उस बीज जो पौधे से फल होता था, इस फल में से जो फिर बीज निकलता था, इस बीज को लोग इस संभाल के रखते थे। इस बीज से क्या करते थे, दोबारा से ये लोग इसको खेती करते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अहिंसक का मतलब क्या होता है, जो साधारण हिंसा न करे, जानवर ज्यादा गुस्सैल न हो, भड़काऊ न हो, तो उसी को अहिंसक कहते हैं। जो साधारण हो, ठीक है, साधारण, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, साधारण हो, ठीक है। अहिंसक जानवर को ये लोग अपनाते थे, ये भी बात सही ही होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत सींग छोटे होते गए। देखा गया कि प्राचीन काल से धीरे धीरे परिवर्तन होते होते तो जो आपका पालतू जानवर है, इसका जो दांत है, ये देखिए छोटा दांत है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पालतू जानवर का दांत है, जबकि ये जंगली जानवर का दांत है, ये जंगली जानवर का दांत है। तो इसको धीरे 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 ऐसे अनाज का प्रयोग करने लगे, क्योंकि इसको मांस वांस ज्यादा नहीं मिलने लगा, तो धीरे धीरे पालतू होते गया, तो इसका दांत की साइज छोटे हुए। जैसे इंसान की बात कहें तो पहले पूंछ था, पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि जो चीज का आप उपयोग नहीं करते हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बसने की प्रक्रिया पूरी तरह में धीरे धीरे चलती रही। प्रक्रिया दुनिया में पूरी तरह धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। बसने का प्रक्रिया कब चालू हुआ था, 12,000 साल पहले चालू हुआ था। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, सिंपल सी बात है कि आज जो आप भोजन करते हैं, चाहे हम लोग जो भोजन को यूज करते हैं, ये भोजन कहीं ना कहीं प्राचीन काल में, यानी अतीत का हुई हुई घटनाओं या परिवर्तन का ही परिणाम है, जो आज हमको भोजन मिलता है। तो आज हम लोग सर्च करते हैं, जैसे ये लोग सर्च करता है, बीज को बटोरते हैं, बीज को फिर से फसल बनाते हैं, फल निकालते हैं, फिर फल से बीज निकालते हैं। तो ये सब चीजें पहले हो चुका है, तो हम लोग के लिए इजी गोइंग लगता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है तथा जौ है। तो इस बात को, पॉइंट को याद रखिएगा। प्रथम फसल कौन सा है, तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता, उसके बाद भेड़ और बकरी। तो प्राचीन फसल में गेहूं और जौ है, गेहूं जौ। और जबकि सबसे, अगर जानवर की बात कहेंगे, ये फसल हुआ, और जानवर में कौन है, तो जानवर में आपका है कुत्ता, और फिर दूसरा में है भेड़, और फिर है आपका बकरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, एक नवीन जीवन शैली। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा बीज के बारे में हम लोग समझ लें। ये रहा अनाज के उपयोग। अनाज का उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, तो बीज के रूप में कर सकते हैं, खाद्य के रूप में कर सकते हैं, उपहार के रूप में कर सकते हैं, भंडारण के रूप में कर सकते हैं। जो आप बीज है, मान लीजिए मूंग का दाल है, ये मूंग है, मूंग को बीज के रूप में भी कर सकते हैं, खाद्य यानी खाने के रूप में भी कर सकते हैं, उपहार का मतलब देने के रूप में भी कर सकते हैं, भंडारण का मतलब इसको सुरक्षित करने के लिए, ताकि जब आपका पास पूरे खाने का कुछ ना हो तो भंडारण रखे रहिएगा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, स्टोर के रूप में भी कर सकते हैं। आइए हम लोग टॉपिक पे और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनाज का उपयोग समझ गए आप। एक नवीन जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली क्या है, तो यहाँ पर देखिए, आप किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, आप किसी पौधे को बो दीजिए, उसको देखिए, तो आप पाइएगा कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जब आप पौधे को आप कहीं पर रोप देते हैं बीज के रूप में, तो उसको आप पाइएगा तो इसको होने में कुछ वक्त लगता है। इसे कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकता है।
इसलिए लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। मान लीजिए आप कोई बीज को यहाँ बो दिए, तो आपको या इसको उगने में आपको पता ही है कि कुछ साल भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ के लोगों को कुछ दिन उस जगह पर रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों को पकाने तक, यानी पकने तक, जब तक वो फसल पक न जाए, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार, यानी देखिए खरपतवार का मतलब क्या होता है, जो आप फसल बोते हैं उसके साथ कुछ अलग अलग चीजें निकल जाती है। जैसे आपको पता होगा कि गेहूं के साथ कुछ चीजें ऐसी भी निकलती है जो गेहूं के लिए यूज नहीं होता है, या का आप किसी चीज का खेसारी का साग देते हैं तो उसमें घास भी आ जाता है, उसको खरपतवार कहा जाता है। उसको हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो ये सब चीजें हैं जिससे क्या होगा कि लोग बोने के बाद आप साल 2 साल बाद या 2 महीने 3 महीने कुछ दिन लगते हैं जब आपका ये फसल तैयार होता है। यही फसल तैयार होने के बाद इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ देख लीजिए, फसलों के पकने तक इंतजार करना, फसलों का सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों से उसका रक्षा करना, ये सब चीजें बहुत सारा करने के बाद आपको फसल मिलता है। उसके बाद उसको बहुत संभाल कर उपयोग करना, उपयोग बहुत संभाल कर लोग करते थे उस समय। नेक्स्ट देखिए, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। जो अनाज है इसको दोनों रूप में बचाना, बीज के लिए भी काम आएगा बाद में और भोजन तो करना ही करना है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण, भंडारण मतलब स्टोर करना की बात सोचनी पड़ी। मान लीजिए आज भोजन हुआ, आज कोई अनाज आप फसल उपजाए हैं, अब इसको बीज के रूप में भी रखना पड़ेगा ताकि आपको अगला फसल उपजाना है और खाना भी है, ताकि खाइएगा नहीं तो फिर चलेगा कैसे। तो बीज उपजाऊ होने के बाद इसको रखने के लिए लोग स्टोर करते थे। क्या करते थे? स्टोर, जिसको हम भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण। ये भंडारण वर्ड। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड यानी भंडारण के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, जो भंडारण इसको रखने के लिए, बीज को रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा बर्तन बनाया गया ताकि इसमें क्या रख पाए, वो बीज रख पाए। टोकरिया बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोद दिया, बहुत सारे गड्ढे भी खोदे गए जमीन में, ठीक है, ताकि ऐसा क्यों, क्योंकि वो भंडारण कर सके, बीजों को रख सके सुरक्षित, ताकि अगला फसल करने में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट आइए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। यानी यहाँ जो जानवर है ये क्या है? चलते फिरते एक खाद्य भंडारण है। कैसे है? तो जानवर बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, जानवरों की संख्या बढ़ती है। जब बच्चे जानवर देंगे तो संख्या बढ़ेगा। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब आप जानवर किसी, जैसे गाय को आप पाल लीजिए, गाय फिर क्या देगी? फिर अपना बच्चा देगी, फिर उसका बच्चा बच्चा देगा, फिर उसका बच्चा बच्चा देगा। इसका मतलब उसका संख्या बढ़ता तो है ही, खास करके गाय दूध भी देती है। तो वो एक हमारे भोजन का अच्छा एक स्रोत है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भोजन का अच्छा एक स्रोत है। दूध बहुत अच्छा स्रोत है, दूध से दही बनाइए, घी बनाइए। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। अगर आप किसी बकरे को पालते हैं या किसी जैसे आप चिकन को पालते हैं, तो ये सब चीज भी क्या है? एक मांस देने वाला है। मांस आराम से इसको लोग भोजन में उपयोग कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। सिंपल सी बात है, आप कुछ पशुओं को, जानवरों को पाल लें और उस जानवरों को छोड़ दें। अगर आपके पास भोजन की सुविधा खत्म हो गई, कोई फसल नहीं है, तो आप जानवरों को खाने के लिए लोग उस समय यूज करते थे। तो ये भी एक भंडारण था, चलता फिरता भंडारण। आराम से चल रहा है, जब मन तब इसको बना के खा गए। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसका नाम है जानवर क्या है? एक चलते फिरते खाद्य भंडारण। नेक्स्ट देखिए, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में बात करते हैं। कृषक का मतलब यही है किसान, जो शुरुआती किसान है उसके बारे में बात करेंगे। पशुपालक का मतलब वही है जो पशु पालते थे, उनके बारे में बात करेंगे। आरंभिक कह रहा है तो शुरुआत की बात कह रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है कि मानचित्र 2 देखने के बाद कह रहा है, पृष्ठ संख्या 14 में, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को
ये देखते हैं क्या कह रहा है। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप का डिफिनेशन हमने दिया था आपको, में पाए गए। भारत भी उपमहाद्वीप में आता है, उपमहाद्वीप है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, पश्चिम किसको कहते हैं? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। इधर वाले एरिया को हम पश्चिमोत्तर कहते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है, जिसमें से कश्मीर आता है और पूर्वी भाग में तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो कुछ ऐसे कृषक और पशुपालक हैं जिसका साक्ष्य कहाँ कहाँ पाया गया है, तो आप यहाँ पर देख लें कहाँ कहाँ पाया गया है। तो एक तरफ पाया गया इधर पश्चिम की तरफ, एक तरफ पाया गया साउथ की तरफ, एक पाया गया उत्तर की तरफ, सॉरी पूरब की तरफ। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक पशुपालक की बस्तियां थी। ये जहां जहां पाया गया है वास्तव में क्या था? तो कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक, मतलब था या नहीं था, इसको जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई किया। इसमें मिले पौधे, पशुओं की हड्डियां, इसमें जो खुदाई किया गया तो हड्डी और पशुओं की हड्डी और तथा पौधे के कुछ साक्ष्य मिले। नमूनों का अध्ययन किए उसके बाद पुरातत्वविदों ने इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज मिले, उसके दाने का अवशेष मिले, यानी जला हुआ अनाज के दाने का अवशेष मिला। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। तो जब वैज्ञानिक खोज किए तो उसमें उनको ये पता चला कि लगता है कि ये लोग अनाज इनका गलती से जल गया होगा, अचानक आग लगकर, या ये लोग जानबूझकर जलाया होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप का मतलब भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। सिंपल सी बात है, जब ऐसी साक्ष्य मिलता है तो ये पता चलता है कि उस समय के लोग अलग अलग जगहों पर ऐसा काम कर रहे होंगे। वैज्ञानिक विभिन्न विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। नीचे दिए गए तालिका में यहाँ पर बताया गया है कि कुछ पालतू जानवरों की हड्डियां का अवशेष मिला है और अनाज मिला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंट कहना कहीं सही नहीं है, इसको मान लीजिए कि आपको बैठा ही लेना है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो फिक्स बनता ही बनता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी है, जरूरी है एकदम से पढ़ना। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अनाज और हड्डियाँ, और यहाँ लिखा पूरा स्थल। पूरा स्थल का मतलब वैसा स्थल जहाँ से साक्ष्य मिले हो, ठीक है। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी ये मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ आधुनिक कहाँ है? पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ से मिला है ये सब सारे चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोल्डिहवा से कहाँ मिला है? तो कोल्डिहवा कहाँ है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। क्या क्या मिला है कोल्डिहवा से? तो चावल मिला है, जानवर की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं कोल्डिहवा से। महागड्ढा से क्या क्या मिला है? जो आधुनिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। महागड्ढा उत्तर प्रदेश में है। क्या मिला है? चावल मिला है महागड्ढा से, मवेशी मिले महागड्ढा से, मिट्टी पर खुरों के निशान मिला है। खुर का मतलब ये होता है, ऐसा लगता है कि कोई वहां पर उसको नकोचा है, मतलब जैसे अंगूठा से आप या उंगली से या नाखून से आप खुर करते हो, वैसा का निशान मिला है महागड्ढा से। गुफ कराल से क्या मिला है? जो आधुनिक कश्मीर में है। तो इस यहाँ से मिला गेहूं, दलहन। आप ये मत सोचिएगा कि गेहूं यहाँ से मिला है फिर आपको मेहरगढ़ से ही मिला है। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी कहाँ पे हैं? दिल्ली में, और दिल्ली से आप जा रहे हैं पंजाब में। अब पता चला कि दिल्ली में भी हमको एक कार थी और पंजाब में भी कार है, ऐसे कैसे हो गया? तो बच्चे जैसा नहीं सोचना है, ठीक है। इसका मतलब जो दिल्ली में वो पंजाब में भी हो सकता है, तो ऐसा इसमें मिल रहा था। बस यही है कि कहीं पर प्रयोग पहले हुआ होगा और कहीं पर प्रयोग बाद में हुआ होगा। तो सबसे पहले मेहरगढ़ में हुआ था, उसके बाद हमारा गुफकराल में हुआ था। तो ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ भी है तो यहाँ भी कैसे हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट आइए बात करेंगे बुर्ज का। बुर्ज जो कि आधुनिक कश्मीर में है। वहां से गेहूं मिला है, दलहन मिले हैं, कुत्ते मिले हैं, मवेशी मिला है, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब चीजें कहाँ से मिला है? बुर्ज जो कि आधुनिक कश्मीर में है। चिरांद की बात करेंगे। चिरांद आधुनिक बिहार में है। यहाँ से गेहूं,
हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सब सारी चीजें वहां से मिला है चिरान से। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। हल्लूर जो है, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। वहां से क्या मिला है, ज्वार बाजरा मिला है, मवेशी मिला है, भेड़, बकरी और सुअर का कुछ साक्ष्य मिला है हल्लूर से। पय्यमपल्ली से क्या मिला है, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से काला चना मिला है, ज्वार बाजरा मिला है, मवेशी मिला है, भेड़ मिला है, सुअर मिला है। ये पय्यमपल्ली से मिला है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियां के अवशेष मिले हैं, ये उनसे कुछ और ही हैं, ठीक है। ये उनमें से सिर्फ कुछ और ही है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ से ऐसी सारी चीजें मिली हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। तो आइए एक बार आप और देख लीजिए इसको, एक बार खुद एक बार इसको निहार लीजिए ताकि आपको पूरा कंठस्थ हो जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई जीवन की ओर, लोग कृषि करना चालू कर दिया। लोग इसका मतलब किसान बन गए लोग पशुपालन भी करने लगे, यानी पशु को पालतू बनाने लगे, ठीक है। जब इतनी सारे काम ये करने लगे हैं तो अब क्या हो जाएगा, जीवन कैसा हो जाएगा, अस्थाई जीवन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो अतीत में याद रखिएगा, अतीत में कोई वस्तु पाया गया हो उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद बोला जाता है। पुरातत्वविद को कुछ पुरा स्थल वैसा स्थल जहां से साक्ष्य मिलता हो, पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। क्या चीज मिला है, झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं कुछ जगह से। जैसे बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। उस घर को, जो गड्ढा के नीचे घर बनता था, उसको क्या कहता था लोग, गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। सोचिए, ये जो गड्ढा में घर बनता था इसमें सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ऐसा ये लोग सोचा है पुरातत्वविदों ने कि जो ये लोग नीचे में घर बनाते होंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि इनको ठंड जैसे सीजन में रहने मरे यहाँ पर इनको रक्षा मिलती होगी कि ज्यादा ठंड न लगे, इसलिए गड्ढा में घर बनाया है जिसको गर्तवास कहा जाता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। यानी ये लोग देखा है कि ये जो झोपड़ी बनाते थे लोग, झोपड़ी के घर के अंदर और झोपड़ी के घर के बाहर, ये दोनों जगह आग जलाया हुआ साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसा पुरातत्वविदों ने सोचा है कि गर्मी के मौसम में वो लोग बाहर बनाते होंगे, ठंड के मौसम में घर के अंदर बनाते होंगे। एक साक्ष्य मिला है जो झोपड़ी के अंदर भी आग जला हुआ है और झोपड़ी के बाहर भी। तो उन लोगों को लगा हुआ है कि मौसम के अनुसार ये लोग खाना अंदर और बाहर बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें से ऐसे कई है, जैसे पूरा पसाड़ी युगीन उपकरण से भिन्न है। पूरा पसाड़ का मतलब क्या होता है कि जो सबसे प्राचीन हो उसके उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है, औजार से भिन्न हो, जो अभी मिले हैं औजार उनको, इससे ये भिन्न है, इसलिए इन्हें नौ पसाड़ युग का माना गया है। आपको पता है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, एक पॉइंट यहाँ पर, उसके बाद पढ़ते हैं। पाषाण काल को हम कहते हैं, पाषाण काल पत्थर का काल हम कहते हैं। मेनली पाषाण का मतलब पत्थर होता है। पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपको एक आधुनिक पाषाण। आधुनिक कहना सही नहीं रहेगा, इसको नौ पाषाण कहते हैं, इसको नौ पाषाण कहते हैं। ये 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले का है, ये लाख में है। ये आपको 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले की बात है। ये 10,000 से जो अब तक का साल है उसके बारे में बात है, 10,000 से पहले का साल की बात है, नौ पाषाण का। तो यहाँ पर पूरा पाषाण, नौ पाषाण, मध्य पाषाण समझ गए होंगे। तो आइए, नौ पाषाण युग का माना गया है जो पत्थर अभी मिला उनको। इनमें औजार भी हैं जिनके धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। एक पत्थर का औजार मिला है जिसको धार को और पजाने के लिए, यानी और चिकना करने के लिए इसे पॉलिश किया गया है, ठीक है।
ओखली और मूसल। ओखली मूसल आपको पता ही होगा, ये मूसल होता है, ये ये ओखल होता है, ये मूसल होता है जो आदमी पकड़ के इसको कूटता है, जैसे धान कुटाता है वो ओखली मूसल में। प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त होने चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी अपने दादा या नानी के यहाँ आप बहुत पुराने थोड़ा सा होंगे, जैसे आप 15 साल पहले 20 साल पहले जाएं तो ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता था धान को या किसी भी अनाज को कूटने में। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ हड्डियों से भी बनाए जाते थे। उस समय का औजार पत्थर से बनाए जाते थे और हड्डी से भी बनाए जाते थे। प्रस्तर युगीन का मतलब क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें ऐसा युग जो कि डिवीजन होकर आया हो। जैसे एक मान लीजिए बहुत प्राचीन हो गया, फिर उसे कम प्राचीन हुआ, फिर उसे कम प्राचीन हुआ, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे हैं, इसको प्रस्तर युगीन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, ये जैसे देखिए आप देख रहे हैं, जिसमें से ये वाला देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है, पत्थर है। पत्थर को ऐसा लग रहा है कि इसको पजाया गया ताकि इसको औजार के लिए बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब औजार के लिए उपयोग किया जाता था, यही सब पत्थर है। नौपाषाण युग के पूरा स्थल कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने में किया जाता होगा। जैसे में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये मिट्टी का बर्तन अगर कहा जाए तो इसलिए यूज किया जाता होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये मिट्टी के बर्तन में ना, ये मिट्टी के बर्तन में इसमें अलंकरण यानी पेंटिंग भी मिला है, पेंटिंग भी मिला है मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, बर्तन का उपयोग क्या होता था तो हम लोग जस्ट पढ़ेंगे थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो पत्थर है नौपाषाण युग का उपकरण है, ये आइए ये देखते हैं। बर्तनों का उपयोग सामान को रखने के लिए किया जाता होगा। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। जैसे चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जब लोग अस्थायी जीवन कर लिया था तो उस समय चावल, गेहूं और दलहन का उपयोग रेगुलर रूप में करने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। धीरे धीरे लोग कपड़े भी बनाने लगे थे। इसके लिए कपास, कपड़े कहाँ से बनता है? कपास, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास जब उगाते थे तो वो लोग कपड़े उससे बुनते थे। और धीरे धीरे बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी लोग करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए शुरू से लेके अब तक। नेक्स्ट देखिए, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है कि जो यहाँ इंडिया में हो रहा है वही अमेरिका में हो रहा है। हो सकता है कि अमेरिका में बहुत पहले हो चुका हो, अब जाकर 10 साल बाद इंडिया में आया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो परिवर्तन यहाँ हो रहा है ऐसा ही पूरा क्षेत्र में या पूरे जगह हर हर देश में हो रहा होगा, ऐसा कतई भी नहीं है। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्रियां पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया था। कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर अभी भी लोग पुराने जमाने जैसा जी रहे थे, जैसे जानवर को इकट्ठा करके उसका शिकार करना, औरत और पुरुष और भोजन का संग्रह करना, ये सब कहीं कहीं हो रहा था। जबकि कुछ जगह ऐसा भी था जहाँ पर जानवर का संग्रह नहीं, जानवर का पशुपालन करना चालू हो गया था, कृषि विकसित हो गई थी, ये सब सारे काम होने लगे थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पर ना वो लोगों को जानवर का शिकार करना था, ना भोजन संग्रह करने की आता पता था, ना पशुपालन कर सकते थे, ना वो खेती कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते थे, मौसम के मुताबिक अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग भोजन इकट्ठा करते थे। जहाँ नदी में पानी है वहाँ पे रुक गए, जहाँ नदी में पानी नहीं वहाँ से छोड़कर चले गए। अभी ऐसे ऐसे जगह पे थे। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि परिवर्तन हर जगह एक साथ। नेक्स्ट देखिए, रीति रिवाज। रीति रिवाज में क्या है तो ये देखते हैं। पुरातत्व ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इसमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहा जाता है। जो समूह में रहता है, कृषक लोग समूह में रहते हैं ग्रुप में, पशुपालक ग्रुप में रहते हैं, उसको हम जनजाति कहते हैं।
विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रही है। ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो बहुत पहले से प्रचलित रही है, वैसे लोगों को जनजाति के रूप में डाला जाता है। जनजाति कहते हैं, तो जनजाति किसे कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियां में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलाकर जनजाति बनते हैं। आपस में इसका परिवार एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। परिवार में लगभग शादी हो जाता होगा, तो इसका परिवार एक जैसे मतलब एक समूह में मिलकर रहते हैं, जिससे जनजाति का निर्माण होता है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालक, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। उनका यानी कार्य क्या होता है, पेशा का मतलब उन लोगों का काम क्या होता है, मछली पकड़ना, पशुपालन, खेती, भोजन संग्रह, शिकार करना। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। ये सब काम, बीज को बोना, पौधे का देखभाल करना, फसल को काटना, ये सब काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और चिड़ियों के जानवरों को दूर भगाते थे पौधे से, ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती पीसती थी, यानी अनाज का कूटना पीसना एक किसका काम था, महिलाएं का। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। जैसे जो पुरुष का काम क्या था, तो पशु का जो बड़ा बड़ा झुंड होता था उसको चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते थे। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गाय भैंस है उसको बड़े लोग चराते थे, बहुत जिसमें संख्या कम हो जानवरों का उसमें छोटे बच्चे चलाते थे। छोटे छोटे जानवरों का झुंड हो, बच्चे चराते थे। जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री या पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियों को बुनने, औजार तथा झोपड़ियों को बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। यानी पुरुष औरत एक साथ कौन कौन काम करते थे, झोपड़ी बनाना, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, ये सब काम दोनों करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। ये जनजाति के बारे में थोड़ा सा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ व्यक्तियों को नेता मान लेते थे। जनजाति परंपरा में ये लोग क्या करते थे, कुछ व्यक्ति को नेता मान लेते थे। ठीक है, वे अनुभवी वृद्ध, नेता कौन होता था, या तो अनुभवी बूढ़ा व्यक्ति हो, नौजवान, या तो वो योद्धा हो, या फिर पुरोहित हो जो पूजनीय हो। वयस्क महिलाएं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जो औरतें बड़ी होती थी, वयस्क एडल्ट, तो उसको ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसको पुरस्कार यानी प्राइज यानी सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की संस्कृति परंपराओं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थी। इन लोगों का समृद्ध और विशिष्ट एक अलग ही स्पेशल संस्कृति परंपराएं हैं, यानी कल्चर है। इनमें इनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। ये लोगों का भाषा अलग होता है, संगीत ये लोगों का अलग होता है, चित्रकारी ये लोग करते थे, कहानियाँ ये लोगों का अपना अपना है। उनमें अपने देवी देवताओं भी होते थे, जैसे कहानी में इनका जनजाति का अपना देवी देवताएं भी होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। कुनबे का मतलब जो जगह है, मान लीजिए इतने लोग इतने बड़े जगह में पूरे जनजाति लोग रह रहे हैं, तो इसको कुनबा कहते थे। तो जो भी इस जगह में पानी है, हवा है, जितनी भी सारी चीजें उस पर सबकी संपत्ति होती थी, यानी सबका हिस्सा होता था इस पे, जिनका उपयोग सभी के साथ करते थे। सब मिलजुल कर एक साथ अपना उपयोग करते हैं, घास, जंगल, जमीन, सबका। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। जैसा कि आप अभी देखते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, जबकि ऐसा जनजाति में ऐसा खास कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न है। बात समझ में आई? इन अन्य समाजों के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेहरगढ़ के जीवन, यहाँ पर लिखा हुआ है मेहरगढ़ के जीवन और मृत्यु। मानचित्र 2 में देखेंगे, मेहरगढ़ ढूंढने की बात कर रहा है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंदर है, यानी बुलंदर के पास मेहरगढ़ की जगह है। लगभग पास एक हरा भरा समतल स्थान है। हरा भरा कैसा स्थान है? समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने का, भेड़ बकरी पालने का काम सीखा था। हम लोग जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हैं मेहरगढ़ के बारे में, नहीं पढ़े हैं तो आप ऊपर स्लाइड करके देख लें।
यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तर हम बता दिए कि उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ये सब चीजें हैं। पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। स्तर के बारे में ऐसे हम लोग जस्ट नीचे पढ़ेंगे, इनमें क्या है, जिनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। कुछ जानवरों की हड्डियां मिली है जिसमें किसका किसका शामिल है, हिरण का, सूअर का और कुछ जंगली जानवरों का शामिल है, हड्डियां शामिल है। उनके बाद के स्तरों से भेड़, बकरी की हड्डियां ज्यादा मिली है। सबसे ज्यादा किसका मिला है, तो भेड़ का और बकरी की हड्डी ज्यादा मिला है। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो मवेशी की हड्डी मिली है उसके ऊपर वाले स्तर में। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मवेशी का मतलब 4 पैर वाले जानवर, ठीक है, इसको पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। कैसा, चौकोर यानी 4, ये आयताकार हो गया, और चौकोर, ऐसे घरों का अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। ऐसा है कि एक घर में 4 कमरा है। इस 4 कमरे में से कुछ ऐसे घर हैं जिसमें से भंडारण का मतलब उसमें कुछ रखने उखने का काम आता था घर। ऐसा मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, जहाँ पर सबसे पहले पशु का पालन किया करना सीखा गया। गेहूं और जौ का खेती हुआ, गेहूं और जौ का खेत हुआ, पालतू बनाया गया पशु को, ठीक है। ये सारा कहानी रहा मेहरगढ़ का। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गांव की यह विशेषता है कि मतलब वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी गांव में जितने भी लोग रहते हैं, आज भी आप देख सकते हैं, जितने भी लोग गांव में रहते हैं वो खेती करते हैं, यानी एग्रीकल्चर पर लगभग डिपेंड रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भोजन उत्पादन में लगे रहते हैं अपना, ठीक है। पहले और बाद के स्तर का यहाँ पर देखिए ध्यान से। स्तर यहाँ बहुत अच्छा समझाया, आपको स्तर समझ में आ जाएगा ये स्तर है क्या। तो कह रहा है पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते थे तो ये कैसे समझते थे कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से स्तर बाद के हैं। तो इस चित्र को देखिए, ये चित्र देखिए, ये वाला चित्र जो बनाया गया है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, तो देखिए, आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते थे। जैसे कोई आप ही का मान लीजिए कोई जमीन है, उस जमीन पर अगर आप घर उठाए, एक घर मान लीजिए टूट गया, तो इस जमीन पर फिर से आप घर बना लेते हैं। ऐसा ही लोग उस समय भी करते थे। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा रहते थे। जो टूटा फूटा सामान है या कूड़ा करकट है वो घर के आसपास ही लोग उस समय जमा कर लेते थे। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होने लगी। जहां मान लीजिए आप कूड़ा फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे जमीन और क्या होने लगेगा, ऊंचा होने लगेगा, ठीक है। और फिर सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता था। जब जमीन ऊंचा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टीला बन जाएगा। इसलिए जब टीले की खुदाई होती थी तो खुदाई होगा तो मान लीजिए जमीन ऊंचा हो गया, यहाँ पर टीला बन गया तो खुदाई यहीं पर होगा। जब यहाँ पर खुदाई होगा की जाती थी तो उसके सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता था और उसके बाद वाले स्तर होते थे। फिर उसके बाद ऊपरी सबसे ऊपरी जो स्तर होता था वो नीचे होता है। समझते हैं थोड़ा सा इसका कहानी क्या है। मान लीजिए कोई जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। यहाँ पर हमने कूड़ा कचरा भरता चला गया, जैसे ही भरे तो ये और बड़ा हो गया, जमीन क्या हो गया, ऊंचा हो गया। अब जब ऊंचा हो गया तो यहाँ पर एक टीला बन गया बहुत सारा, जैसे कचड़े का पहाड़ आप देखे होंगे। तो जैसे ही कचड़े के पहाड़ देखे होंगे तो आपको पता चलेगा जब यहाँ सर खुदाई होगा, यहाँ पर तो खुदाई होगा तो ये वाला जो स्तर है, ये वाला सबसे ये नया होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा पुराना यहाँ का होगा और उससे थोड़ा पुराना और ये होगा, और सबसे पुराना अगर होगा तो ये वाला जगह होगा सबसे नीचे वाला। तो यहाँ देखिए सबसे नीचे अगर इसको बात कहें, प्राचीन स्तर हुआ, ये नीचे का स्तर हुआ। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नया स्तर होगा, फिर और नया स्तर होगा, ये वाला पूरा नया स्तर होगा। तो जैसे खुदाई करते हैं तो नीचे वाला जो जमीन है ये सबसे प्राचीन जमीन माना जाता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, आपको स्तर समझ में आ गया। ये देखिए, मृत्यु के बाद समांतर मृतक
के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। अगर कोई मर गया तो उसके सगे संबंधी आपस में उसका सम्मान जताते थे, जैसा आज भी होता है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय लोग ये सोचते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जब जीवन होता है तो वो लोग सोचते थे कि चलो कुछ सामान दे देते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी, मरा हुआ आदमी के साथ बकरी भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु को खाने के पीने के इसलिए दफनाया गया। यहाँ पर देखते हैं, ये है, ये बकरी है, आप यहाँ देख रहे होंगे। ये मरा हुआ व्यक्ति है, एक कब्र है पूरा का पूरा। ये इसलिए इस व्यक्ति को बकरी दिया गया ताकि मरने के बाद उन लोगों को लगता था कि जीवन आगे भी है, तो इसको खाने पीने के लिए इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र जहाँ पर बकरी के कंकाल के साथ दिया गया, कह रहा है पहचानने के लिए। ये मेहरगढ़ का घर है। ठीक है, मेहरगढ़ के घर के शायद ऐसे दिखते हो, जिसके घर होते होंगे, मतलब इस टाइप से हमने आपको समझा दिया कि जिसमें 4 गो क्या होता था, 4 गो आपको अभी जस्ट समझाए थे ना जी। हाँ, कमरे होते थे, 4 कमरे होते थे, जिसमें से एक भंडार का कमरा होता था। ठीक है, तो आप इस एनसीईआरटी का श्रृंखला देख रहे हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, डेली का करंट अफेयर चल रहा है इसी चैनल पर, डेली करंट अफेयर, इसको आप देखते जाएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये करंट अफेयर आप डेली करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली करंट अफेयर आता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखते हैं दावोजली हेडिंग। दावोजली हेडिंग ये क्या है, मानचित्र 2 में कह रहा है। दावोजली हेडिंग को ढूंढिए। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ता में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये कहाँ पर है, म्यांमार में और चीन में जाने वाले पूरा स्थल में। ये ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी घाटी के मतलब उसके किनारे के पास लगभग एक जगह है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कौन से पत्थर का, तो खरल और मूसल उपकरण, मूसल का। इससे पता चलता है कि यह लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। सोचिए, यहाँ पर लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही ये यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर, जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। कहाँ से आया होगा, चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठात्मक यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई होगी। एक ऐसा लकड़ी जो बहुत ज़्यादा सख्त यानी मजबूत होकर, सख्त से मतलब कठोर होकर क्या बन गया होगा, पत्थर। ठीक है, ये लकड़ी पत्थर बन गई होगी। और औजार और बर्तन भी मिले हैं। ये एक जगह है दावोजली हेडिंग, जो कहाँ पे है, तो आप याद रखिए, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ता में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर मिले, घाटी पर। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो खरल मूसल मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है, खरल और मूसल मिला है, ऐसा पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर भी मिला है। ठीक है, ये सब चीज़ें है। बाकी और अति प्राचीन लकड़ी भी मिला है जो शख्स जाकर पत्थर बन गया। यहाँ कुछ औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र भाग में हम लोग को पता है कि ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में भी हो रही थी, तो वही जगह पढ़ेंगे। तो यहाँ कर तुर्की को, एटलस में तुर्की ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है। इसका एक जगह है नवपाषाण में पूरा स्थल, एक ऐसा साक्ष्य मिला इस स्थल से जिसका नाम चताल युग तुर्की में है, एक जगह है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। ये जगह से बहुत सारी चीजें लाई जाती थी दूर दराज से और उसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, तो चकमक पत्थर कहाँ से, तो सीरिया से। लाल सागर की कौड़िया, यानी कौड़िया कहाँ से, तो लाल सागर से। भूमध्य सागर की सीपियाँ, सीपिया कहाँ से, तो भूमध्य सागर से। ये सब पानी में पत्थर है, पानी का पत्थर है, सीपिया, कौड़िया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी पहिए वाले वाहन का विकास इस समय तक नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, या तो पैदल या तो जानवर के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये सब सारी कहानी रही। ठीक है, इसमें जो जो वर्ड आया इसमें ध्यान रखिए। कृषक क्या होता है, पशुपालक हमने बताया,
नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, ठीक है, घर 4 गो घर मिलता था। कब्र में वो जो दफनाया जाता था किसको, बकरी को। कृषक कब बने लोग, तो छोटे छोटे बीज को संग्रह करके कृषक बने। पशुपालक, पशुओं को लालच दिया खाने का, उसके बाद धीरे धीरे वो पशुपालक करने लगे, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर कुछ तिथियां हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तिथियां में इंपॉर्टेंट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बसने की प्रक्रिया कब चालू होती है, आरंभ होती है, तो 12,000 साल पहले से लोग बसना चालू हो गया था, 12,000 साल पहले से। मेहरगढ़ की बस्तियां कब हुआ था, 8,000 साल पहले से। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 8,000 साल पहले से मेहरगढ़ में बसने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो इतनी सारी पॉइंट है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, फिलो स्टडी का। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। और इसको एक बात और ध्यान रखें आप थोड़ा सा, जो आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लें और अंततः इसको डेली रिवीजन करें। रिवीजन अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखें आप बार बार, ठीक है। अब बाकी इसका एमसीक्यू सीरीज बिल्कुल भी नहीं लगाएं, एमसीक्यू सीरीज ना छोड़ें, नहीं तो फिर तैयारी में अधूरापन रह जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।